बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनव्वर भट्टी आपके चैनल रियासत और आवाम के साथ। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि पाकिस्तान में आए रोज़ जो नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। कभी पार्लिमानी निज़ाम को आवाम के सामने पेश करने की बात की जाती है, कभी सदारती निज़ाम की बात की जाती है, कभी कोई नया आदमी उठता है तो वो मतनासब नुमाइंदगी की बात करने लगता है। भाई बात तो बड़ी सीधी सी है कि जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, यानी 14 अगस्त 1947 से जब ये दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी ममलकत मार्ज वजूद में आई, उस वक़्त से लेकर आज तक हमें ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मुल्क को कैसे चलाना है। अजीब हालात है कि खुद साख्ता दानश्वर आए रोज़ नए नए शोशे छोड़ते हैं और अपने आकाओं के इमा पर मुल्क को अदम इस्तेकाम करने में लगे रहते हैं। सोचने की बात यह है कि 14 अगस्त 1947 को जब कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में ये ममलकत आज़ाद हुई थी तो उन्होंने एक सिस्टम ईजाद दिया था मुल्क को। ये अलग बात है कि कुदरत ने उनको ज़्यादा उम्र ना दी और वो एक साल के अंदर कोई मुस्तहकम सिस्टम ना बना सके। सितम सिर्फ ये हुई कि जैसे ही कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जहान फ़ानी से रुखसत हुए तो उसी वक़्त ताले आज़मा और मौका पर लोग जो वो हरकत में आ गए। लियाकत अली ख़ान साहब जो कि 15 अगस्त को उनके साथ वज़ीर आज़म बने थे, उनको टफ टाइम देने के लिए साथ ही साजिशें शुरू हो गई और हुआ ये कि उन्होंने कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए नक्शे के मुताबिक रशिया जाने की बजाय अमेरिका जाने का कसद कर लिया। जूँ ही वो अमेरिका चले गए तो रशिया ने ये महसूस किया कि हम तो अमेरिका की गोद में चले गए। लेकिन क्या हुआ, अभी सिस्टम चल भी नहीं पाया था सही, मुल्क को आइन भी नहीं मिल पाया था कि कैद आज़म को भी शहीद कर दिया गया। कैद आज़म की शहादत जब 16 अक्टूबर 1951 को हुई तो उस वक़्त से पहले की हालत जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मुल्क का इस्तेहकाम और मुल्क के सियासी हालात जो इतने मुस्तहकम नहीं थे, बल्कि यहाँ तक सूरत हाल थी कि सिंध में पीर अलाई बख्श सोमरो साहब, पीर अलाई बख्श साहब और काजी अकबर साहब के दरमियान जो रसाकशी हो रही थी सूबों में, वो अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और सरहद में पीर रहमान की शरीफ और ख़ान अब्दुल क़य्यूम खान दस्तो गिरेबान हो रहे थे। सिंध में जो सूरत हाल थी उसमें खोड़ो फैमिली और हारून फैमिली के अलावा पीर अब्दुस्तार साहब भी प्लेयर के तौर पर अपना रोल अदा कर रहे थे। कोई भी एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं था, सभी दस्तो गिरबान हो रहे थे। इधर लियाकत अली खान साहब ने जैसे ही ये सोचा कि मैं सूबे में जाता हूँ, उनको जाकर समझाता हूँ और उनको सुलह सुलही के साथ चलने का करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि ये सूरत हाल जो है वो इस मैं का तकाजा है कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की तरफ जाएं, लेकिन उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाँ, यहाँ जब से ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है तब से ही यहाँ खेल खेले जा रहे हैं, तब से ही ये खेल खेले जा रहे हैं। मसलन कुछ ही अरसा बाद, ठीक जैसे ही कैद आज़म की वफ़ात के बाद चंद महीने गुजरे होंगे कि जनाब पंजाब असम्बली को तोड़ दिया है। जनवरी के गालबन 51 की बात है, पंजाब असम्बली को पंजाब को हुकूमत को तोड़ दिया। फिर फरवरी में सिंध की हुकूमत को तोड़ दिया गया। साथ ही जब हालात इस नहज पे आए तो बांग्लादेश की जो मुस्लिम अवामी लीग थी वो भी सोरवटी साहब से नहीं संभाली जा रही थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने भी मुस्लिम को निकाल कर बाहर रख दिया और अवामी लीग बाकी रह गई। तो ये साजिशें तो उस वक़्त से शुरू हो गई थी और चलती आ रही हैं। अभी कैद अल्लामा इकबाल के बाद जो सूरत हाल थी
एक खुश आइंद पाकिस्तान की, जो उन्होंने ये तस्वर पेश किया था या जो उन्होंने जो ख्वाब देखा था, जिसकी तबीर के लिए मोहम्मद अली जिन्ना मैदान में आए थे, तो अभी उनकी मिट्टी भी खुश्क ना होने पाई थी कि लियाकत अली खां को भी साथ निशाना बना दिया गया। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिस पर मुक़द्दर कुव्वतों को तवज्जो देनी चाहिए, जिस पर हिसास कुव्वतों को तवज्जो देनी चाहिए, जिस पर मुल्क की बाअसर अशराफिया को भी तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये मुल्क होगा तो वो ये सब रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। ये सारे जो तगमे हैं, ये सारे जो उनकी जो गाड़ियाँ हैं, ये सारे उनके जो प्लाट हैं, ये सारे मुल्क के साथ हैं, मुल्क की सलामती के साथ हैं, मुल्क की खुशहाली के साथ वाबस्ता है। इनके सारे ये क्रोफर जो हैं मुल्क के साथ हैं। जैसे खुदा ना करे खाक में बदहम के ऐसा वक़्त आए कि हमें कोई बुरा वक़्त देखना पड़े, लेकिन हुआ क्या, तारीख़ हमें बताती है कि ऐसे हालात जब पैदा होते हैं तो फिर कौमों के ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आते हैं। मसलन हम अभी लियाकत अली खां के कुछ अर्सा बाद ही जब सूरत हाल ना संभल सकी, 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खां का कत्ल हो गया। फिर क्या हुआ, 51 से लेकर 53 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब विराजमान रह सके। और ये वो वक़्त था जहाँ शुरू ही से महंगाई, बेरोज़गारी के और आटा जुलूस निकला करते थे। ये आज जो आटा जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये आज जो सारा कुछ हो रहा है, ये तो 1951-52 से शुरू है। मसलन फरवरी 52 में लाहौर में और दीगर शहरों में आटा डे मनाए गए और आटे के जुलूस निकाले गए। जी, नतीजा क्या निकला कि जो ही सियासतदान मुतहरक होते हैं तो फिर 1953 में फिर उनकी भी हुकूमत चली जाती है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी गए जनाब। फिर क्या हुआ, 53 से 55 तक मोहम्मद अली बोगरा साहब आते हैं। तो ये सिलसिला जो बोगरा तक सब पहुँचते पहुँचते ऐसा था कि यहाँ पर साम्राज्य कुव्वतें और उनके एजेंट अपना पंजे गाड़ चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि 56 का फिर कि जैसे तैसे मुल्क को 1956 का आइन दिया गया। पहला दस्तूर जब बनाया गया तो उससे पहले 10 वर्षों में हम 11 हुक्मरान जो थे वो गुजार चुके थे, भुगता चुके हैं 11 हुक्मरान और 10 साल वर्ष में। अब अंदाज़ा करें कि इस इतनी तेज़ी से ये मूविंग चेयर जो घूमती है तो मुल्क को इस्तेकाम कहाँ से नसीब होगा। खुदारा हमें ये सोचना चाहिए कि ये गेम सिर्फ हमारे मफादात और नाक से आगे तक ही नहीं है, ये एक रियासत का मामला है, ये मुल्क के अवाम का मामला है। इसको खुदारा ऐसे ना करो, ये देखो कि इसको मुस्तहकम कैसे करना है। जैसे ही कोई मुस्तहकम होने की, जैसे ही मुल्क में मुस्तहकम होने की कोई सूरत हाल नज़र आती है तो तहरीकें शुरू कर दी जाती हैं। यही सियासतदान जो मुल्क हम नहीं कहते कि इनमें से कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके असर जो हक़ाइक़ हैं वो बताते हैं कि इन्होंने हमेशा ऐसी हरकत की कि जमहूरियत का बिस्तरा गोल करना पड़ा। तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो फ़ौजी हुक्मरान जो आता है या जो उनको मौका देते हैं, दोनों इसमें शामिल हैं। तो लिहाजा हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हमें तहम्मुल के साथ, मुर्दबारी के साथ और हुब्बुल वतनी के जज्बात के साथ तो इस मुल्क में खेल खेलना है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि अक्टूबर 58 में फील्ड मार्शल अयूब खान साहब तशरीफ़ ले आते हैं। उन्होंने 62 तक तो मार्शल लॉ की छतरी इस्तेमाल की और उसके बाद क्या हुआ, 10 जून 1962 के बाद उन्होंने सदारती कैप जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 11 साल तक वो रहे और दरमियान में उन्होंने जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब को भी चंद हफ्तों के लिए भुगता लिया। तो सोचने की बात यह है कि 69 में अयूब खां गए तो कैसे गए, जाते जाते उन्होंने भी क्या किया कि याहिया खां को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। याहिया खां आए और उन्होंने हीले बहाने करके 3 साल वो भी निकाल गए। लेकिन कि साथ एक मसला ये भी हो गया कि उन्होंने इंतखाबात कराए, हुकूमत उनसे संभल नहीं रही थी। तो इंतखाबात के नतीजे में 2 पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार आ गई। 2 पार्टियों में एक अवामी लीग थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी जो बड़ी पार्टी थी। अब क्या हुआ
सिंसियरली कोशिश अगर की जाती तो किसी भी एक पार्टी को या मिलाकर मखलूत हुकूमत बनाई जा सकती थी, या उनको कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता था। अब उन्होंने गेम शुरू कर दी, उधर मुजीबर रहमान से गेम शुरू कर दी, इधर भुट्टो साहब से भी गेम शुरू कर दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इंडिया जो कि पहले ही उधार खाए हुए था, जो जिम्मेदार थे पाकिस्तान बनने के साथ ही उन्होंने साजिश शुरू कर रखी थी, जो सियासतदानों को भी और दूसरी कुव्वतों को भी, साजिशी कुव्वतों को भी उंगलियों पर नचा रहा था, उसने फ़ायदा उठाया और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान जैसे भी हुआ, फौज उनको किसने मौका दिया था बांग्लादेश में फ़ौज को दाखिल करे? फिर हमारा रवैया क्या था? क्या हमने इससे निपटने के लिए कोई सियासी चालें चली सिवाय इसके कि जनाब सब यही कहते रहे कि मेरा हक़ है, कोई कहता है मेरा हक़ है। अब हकूक़ की तो सब बात करते हैं, मैं कहता हूँ फ़राइज़ की बात कब इन्होंने सोची? अब मुल्क को बचाना है, मुल्क को साथ लेकर चलना है, तो फ़राइज़ की बात को भी सोचना होगा। इस मुल्क के अवाम जो हैं वो 47 से लेकर आज तक उसी हालत में रह रहे हैं। बाद में क्या हुआ? जैसे ही याहिया खान से मुल्क ना संभला, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाहर से बुला लिया गया और कहा जी तुम्हें आके इक़्तिदार संभालो। उन्होंने आके जनाब इक़्तिदार संभाल लिया। ग़ालिबन 20 दिसंबर 1971 की बात है कि याहिया खान जनाब फारग हुए और भुट्टो साहब को सदारत का चार्ज दे दिया। फिर भुट्टो साहब ने कुछ अर्सा बाद सदारत को खैरबाद कहकर वज़ीर-ए-आज़म इंतख़ाबात के तहत वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाल लिया। तो उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को चलाना चाहा, वो एक बेशक ज़हीन आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुल्क ईमानदारी से मुहिब्बुल वतनी के साथ मुल्क को चलाना चाहा। लेकिन क्या हुआ? यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ के बड़े लोगों ने, यहाँ के मुल्लाओं ने, यहाँ के जर्नैलों ने उनको चलने कब दिया? अभी चंद महीने ही तो हुए थे, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो कुछ भी कहा जाए, लेकिन भुट्टो ने कम अज़ कम जो अरसा 4 साल गुजारे हैं उसमें उन्होंने इस मुल्क को आटमी कुव्वत भी बनाया है। उन्होंने इस मुल्क को इकनॉमिक हब भी, इस्लामिक हब भी बनाया है, और इसने मजदूर और मेहनत काश को सोशल सिक्योरिटी भी दी है। कुछ डिलीवर किया है ना, तो तभी तो आज तक भुट्टो का नाम गूंज रहा है। मैं उनकी हमायत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उन्होंने जो भी किया है कम अज़ कम आवाम को डिलीवर किया है। इसके मुकाबले में जो माजी के हुक्मरान रहे हैं वो भी ज़रा सोचो कि उन्होंने क्या किया और उसके बाद के हुक्मरानों ने क्या मुल्क को दिया। तो मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि भुट्टो के जो ही इक़्तिदार में आया, साथ ही IGI भी आ गई, और नवाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने जो 77 में किया, आप सब से किसी से पोशीदा नहीं है। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बकिया हिस्सा जो है वो आप दूसरी मेरी किस्त में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा।